नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र खंडेला सोनी एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूँ। राजस्थान की ज्योग्राफी चल रही थी सर, और राजस्थान की ज्योग्राफी श्रृंखला में हम राजस्थान के भौतिक स्वरूप पढ़ रहे थे। और राजस्थान के भौतिक स्वरूप 4 हैं। उनमें से हमने अरावली का अध्ययन किया है, अरावली के प्रत्येक पॉइंट का अध्ययन किया है, ठीक है। और अब हम बात करेंगे अरावली के अध्ययन में। अरावली के अध्ययन के बाद में राजस्थान के भौतिक स्वरूपों में मरुस्थल की ओर बढ़ते हैं। देखिए, मैं कॉन्सेप्ट एक बार थोड़ा सा क्लियर कर दूं आपको। राजस्थान के भौतिक प्रदेश हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। और भौतिक प्रदेश वाले जो पॉइंट में मैंने जब बात की थी स्टार्टिंग वाली क्लास में कि राजस्थान के भौतिक प्रदेश कितने 4 हैं। ये क्या आपका अरावली है, ये क्या आपकी अरावली है, ये क्या है मरुस्थल है, ठीक है। और ये जो मध्यवर्ती ये जो भाग है अरावली के पूर्वी भाग में, तो ये क्या है मैदान है, ये मैदानी भाग है, ठीक है। और जो मैदानी भाग के पूर्वी भाग में दक्षिण पूर्वी भाग की अगर मैं बात करूं तो ये है पठारी भाग, दक्षिण पूर्वी पठारी भाग है। बात समझ पा रहे हैं आप, दक्षिण पूर्वी पठारी भाग। तो ये 4 भौतिक स्वरूप राजस्थान के, इनमें से हमने पहले जब भौतिक प्रदेश हमने प्रारंभ किए थे उन क्लासों में हमने बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर किए थे, ठीक है। 2 क्लासों में तो हमने बेसिक कॉन्सेप्ट ही क्लियर किए थे, ठीक है। फिर अरावली की कुछ पॉइंट हमने क्लियर किए और अरावली का गहन अध्ययन किया है, ठीक है। और अब हम बात करेंगे मरुस्थल की, ठीक है। तो देखिए आप आपके सामने मरुस्थल और राजस्थान की भौतिक स्वरूप में मरुस्थल के अध्ययन करते हैं। तो देखिए आप मरुस्थल की बात करता हूँ मैं, ठीक है। तो आप ध्यान रखिए, राजस्थान के 4 भौतिक स्वरूपों में सबसे बड़ा भौतिक स्वरूप कौन सा है? मरुस्थल ही है। सबसे बड़ा भौतिक स्वरूप, सबसे बड़ा भौतिक स्वरूप यही है, सबसे बड़ा भौतिक स्वरूप कौन सा है? मरुस्थल ही है। तो देखिए आप राजस्थान की भौतिक स्वरूप 4 में से अगर मैं बात करूं तो सबसे बड़ा भौतिक स्वरूप, या मैं कह सकता हूँ भौतिक प्रदेश कौन है? मरुस्थल ही है, ठीक है। सबसे बड़ा भौतिक, और सबसे अंत में ये नवीन है। क्या है? नवीन भौतिक प्रदेश है, भौतिक प्रदेश है, क्योंकि इस भौतिक प्रदेश की उत्पत्ति उन 3 की बाद में हुई है। 4 भौतिक स्वरूप है, सबसे पहले उत्पत्ति अरावली की हुई है, फिर पठारी भाग की हुई है, फिर मैदान की, और लास्ट में किसकी हुई है? मरुस्थल की। तो सबसे नवीन भौतिक प्रदेश यही है और सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश भी यही है। एक बात ध्यान रखेंगे। और सबसे विरल जनसंख्या की बात करें तो इसमें क्षेत्रफल तो ज़्यादा है और जनसंख्या क्या है, इसलिए क्या है? विरल प्रदेश है। विरल प्रदेश का मतलब क्या है? यहाँ क्षेत्रफल ज़्यादा है और जनसंख्या कम है। यानी इस प्रदेश में अगर मैं बात करूँ तो क्षेत्रफल की मैं बात करूँ तो क्षेत्रफल, ये कितना क्षेत्रफल राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में बात करें तो 61.11% अकेला मरुस्थल है। और इसी मरुस्थल में अगर मैं बात करूँ तो जनसंख्या की अगर बात करें तो आप बताएंगे सर जनसंख्या 40%। इसका मतलब राजस्थान का ये जो भौतिक प्रदेश है ये एक विरल प्रदेश में आता है, ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे, नवीन भौतिक प्रदेश है, बड़ा भौतिक प्रदेश है और एक विरल भौतिक प्रदेश है मरुस्थल, ठीक है। और सबसे अंत में उत्पत्ति इसकी हुई थी, सबसे अंत में उत्पत्ति इसी की हुई थी, ठीक है। राजस्थान के संदर्भ में सबसे 4 भौतिक स्वरूपों में सबसे अंतिम उत्पत्ति इसी की हुई थी। तो आप बताएंगे सर सबसे पहले उत्पत्ति किसकी हुई थी? तो आप बताएंगे कि अरावली की हुई थी। अरावली की उत्पत्ति सबसे पहले हुई थी। अरावली के बाद में अगर मैं बात करूं, 1 नंबर पे अरावली की उत्पत्ति, दूसरी बात करें तो पठारी प्रदेश की भाग उत्पत्ति हुई थी 2 नंबर पे, और 3 नंबर पे मैं बात करूँ तो मैदानी भाग की, ठीक है, मैदानी भाग की। और 4 नंबर पे अगर मैं बात करूँ तो वो आपके मरुस्थल की हुई थी। मरुस्थल की उत्पत्ति कितने नंबर पे? 4 नंबर पे, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो उत्पत्ति के हिसाब से देखिए तो सबसे नवीन यही है, कौन सा? मरुस्थल। तो आप मरुस्थल में आगे चलते हैं और अभी प्रत्येक पॉइंट को हम डिटेल से पढ़ेंगे, मरुस्थल के कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। तो देखिए आप बने रहिए। तो देखिए सबसे पहले बात करूँ मैं मरुस्थल में, अगर मैं पॉइंटों की बात करूँ तो देखिए आप
ये देखिए आप परिभाषा की मैं बात करूंगा। देखिए आप सबसे यहाँ से क्वेश्चन अगर बने कि मरुस्थल की परिभाषा क्या है मरुस्थल, किसे मरुस्थल कहते हैं, तो इस बात को यहाँ से देखेंगे तो आप एक बात ध्यान रखेंगे कि देखिए सर सबसे पहले 1949 ईस्वी की अगर मैं बात करूं तो सर्वप्रथम परिभाषा सबसे पहले की अगर परिभाषा की अगर मैं बात करूं तो अबूर-विले थे। सबसे पहले परिभाषा देने वाले कौन थे? अबूर-विले। इस अबूर-विले ने सबसे पहले परिभाषा दी थी। और क्या परिभाषा दी कि मिट्टी का हाँस ही क्या है? मरुस्थलीकरण है। मिट्टी का हाँस या मिट्टी में उर्वरक क्षमता की कमी, ये मिट्टी का हाँस ही क्या है? मरुस्थलीकरण है। ये बात सबसे पहले अबूर-विले ने दी थी। और मरुस्थल की परिभाषा बताने वाले भी सबसे पहले अबूर-विले थे 1949 में। ये बात आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद में अगर मैं बात करूं 1991 में ड्रैगन के द्वारा एक परिभाषा दी गई। और इसने क्या परिभाषा दी ये आप ध्यान रखेंगे। इसने बताया कि मिट्टी के उर्वरकता क्षमता में कमी, मिट्टी की उर्वरक क्षमता में अगर कमी हो जाए तो एक मरुस्थलीकरण में परिवर्तित हो जाती है। तो ये बात ड्रैगन ने की थी परिभाषा 1991 में। और सबसे पहले देने वाले, आप इतना ध्यान रखेंगे, सबसे पहले परिभाषा देने वाले कौन थे मरुस्थल की? तो अबूर-विले थे। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, अबूर-विले का क्वेश्चन बनता तो आप ध्यान रखेंगे। मिट्टी में हाँस को मरुस्थलीकरण कहते हैं, मिट्टी की उर्वरक क्षमता में कमी होने को मरुस्थलीकरण कहते हैं। तो ड्रैगन और विले की बात आप ध्यान रखेंगे। तो इतनी बात आप ध्यान रखेंगे। अब मैं बात करता हूँ निर्माण की। तो यहाँ से आप कॉन्सेप्ट ध्यान रखेंगे, मरुस्थल का निर्माण होता क्या है। तो पहली बात तो आपको यही ध्यान रखनी, मरुस्थलों का निर्माण महाद्वीपों के, यानी इस पृथ्वी की बात कर रहा हूँ, महाद्वीपों के पश्चिमी तटों पे होता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। पहला पॉइंट मेरा यही ध्यान रखेंगे आप कि मरुस्थल का निर्माण महाद्वीपों के पश्चिमी तटों पर होता है। आप कोई भी मरुस्थल की बात कर लीजिए, लगभग मरुस्थल आपको महाद्वीपों के पश्चिमी तटों पर मिलेंगे, क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। पृथ्वी कहाँ घूमती है? अब देखिए आप, इसके बाद में आपको ध्यान क्या रखना है, ये पृथ्वी है, ये पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, यू राउंड करती है। ठीक है, यू। तो ये पश्चिम से, अगर ये पूर्व की ओर घूमती है तो आप बताइए, जब ये पश्चिम से पूर्व की ओर घूमेगी तो जल राशि पश्चिम और जो जल राशि है, ठीक है, वो जल राशि क्या होगी? सिकुड़ती जाएगी। और यहाँ पर उन महाद्वीपों पर, पश्चिमी तटों पर क्या हुआ? मरुस्थलों का निर्माण हुआ। तो आप बताएंगे कि मरुस्थल महाद्वीपों के पश्चिमी तटों पर इनका निर्माण होता है। और कारण क्या है? पृथ्वी के पश्चिम से पूर्व की ओर घूमने का कारण है। जल पश्चिम की ओर जल सिकुड़ता गया इनके घूर्णन के कारण, और यहाँ क्या हुआ? मरुस्थलों का निर्माण हुआ। तो पहला पॉइंट तो ये ध्यान रखेंगे कि सर हमारे मरुस्थलों का निर्माण कहाँ होता है? पश्चिमी तटों पे होता है। इसके बाद में अगर मैं और बात करूँ तो आप इतना ध्यान रखेंगे, देखिए मैं ग्लोब पे अगर बात करें, ग्लोब पे मैं बात करता हूँ अक्षांशों की, तो 0 डिग्री अक्षांश रेखा की बात करता हूँ। पहले देखिए आप, 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। ठीक है, और ये कर्क रेखा जिसे हम 23.5 डिग्री कर्क रेखा उत्तरी अक्षांश, जिसे हम 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा के नाम से जानते हैं, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा। और ये है 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, जिसे हम मकर रेखा के नाम से जानते हैं। ये काल्पनिक रेखाओं की मैं बात कर रहा हूँ। देखिए आप यहाँ से भी कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करें। तो देखिए इन 3 रेखाओं के मध्य, यहाँ की बात करूँ, यानी कर्क से मकर के मध्य की मैं बात करूँ, सूर्य की किरणें यहाँ लंबवत चमकती है। सूर्य की किरणें यहाँ क्या चमकती है? लंबवत चमकती है। और लंबवत चमकने से यहाँ तापमान ज़्यादा होता है, और तापमान ज़्यादा होता है तो यहाँ की जलवायु कैसी है? तो आप बताएंगे सर यहाँ की जलवायु उष्णकटिबंध है। कैसी है? उष्णकटिबंध है।
यहाँ की जलवायु कैसी है, उष्णकटिबंध है। ठीक है, तो यहाँ तापमान जैसे सूर्य का ज़्यादा होगा, ठीक है, तो हवाएं गर्म होकर उठेंगी, ठीक है, और यहाँ का वायुदाब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और वायुदाब कम होने से हवाओं की विशेषता क्या है, ये उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर आती हैं। तो हवाएं उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर आएंगी। देखिए उच्च वायुदाब कहाँ है, ध्रुवों पर है, कहाँ है, ध्रुवों पर है। उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की जब हवाएं आएंगी तो महासागरों के साथ में जलवाष्प लाएंगे, और जलवाष्प लाएंगे और यहाँ घनघोर वर्षाएं करेंगी। तो आप बताएंगे कि सर कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच में सर्वाधिक वर्षा होती है। इसका कारण क्या है कि हवाएं गर्म होकर हल्की हो जाती है और ऊपर उड़ जाती है, और यहाँ का वायुदाब क्या हो जाता है, कम हो जाता है। यानी इन रेखाओं के बीच में वायुदाब क्या होता है, कम होता है। तापमान क्या होता है, अधिक होता है। और वायुदाब अधिक कम होने के कारण यहीं यहाँ का वायुदाब क्या है, वायुदाब कम। आप बताएंगे वायुदाब कम है, तापमान क्या है, अधिक है। तापमान यहाँ का क्या है, अधिक है। आप कॉन्सेप्ट समझिए, आप समझ पाएंगे इस बात को। अधिक है, तापमान क्या है यहाँ का, अधिक है। और यहाँ वर्षा क्या होती है, अधिक होती है। वर्षा क्या होती है, अधिक होती है। जब वर्षा अधिक होगी तो आप बताइए, जब वर्षा अधिक होगी तो यहाँ की जैव विविधता क्या होगी, अधिक होगी। तो यहाँ जैव विविधता अधिक है, जैव विविधता या जैव विविधता क्या है, अधिक है। तो आप बताएंगे कि सर यहाँ की वर्षा अधिक होती है, वर्षा अधिक होती है, तापमान अधिक है, वायुदाब कम है, उष्णकटिबंध जलवायु है, तो यहाँ वर्षा क्या होगी, अधिक होगी। और अधिक वर्षा होगी तो यहाँ की जैव विविधता क्या है, अधिक है। और जहाँ जैव विविधता अधिक होती है वहाँ मरुस्थल का निर्माण बहुत कम होता है। तो आप समझ पा रहे हैं इस बात को। तो यहाँ मरुस्थलों का निर्माण क्या होता है, कम होता है। तो आप बताएंगे सर इस क्षेत्र में मरुस्थलों का निर्माण क्या होता है, कम होता है। मरुस्थल का निर्माण क्या होता है, कम होता है, कम देखने को मिलेंगे। तो सर मरुस्थल सर्वाधिक कहाँ देखने को मिलेंगे, तो आप बताएंगे कर्क रेखा से ऊपर और मकर रेखा के नीचे। यानी आप बताएंगे, इस बात को समझेंगे कि सर कर्क रेखा से ऊपर और मकर रेखा के बीच, ये कर्क है, ये उत्तरी ध्रुव है, ये उत्तरी ध्रुव है, ठीक है, और ये है दक्षिण ध्रुव है। ये बात ध्यान रखेंगे, ये कौन सा है, दक्षिण ध्रुव है, और ये कौन सी रेखा है, मकर रेखा है, ठीक है। इनके बीच में तो मरुस्थल का निर्माण होता नहीं है। मरुस्थल का निर्माण यहाँ होता है, मरुस्थल का निर्माण एक तो यहाँ होता है, अधिक होते हैं। तो आप बताएंगे कर्क रेखा से ऊपर और मकर रेखा से नीचे मरुस्थलों का निर्माण अधिक होता है। तो यही पॉइंट था हमारा कि मरुस्थलों का निर्माण कहाँ होता है। तो एक कॉन्सेप्ट तो ये आप ये ध्यान रखेंगे, सर कर्क रेखा से ऊपर और मकर रेखा के नीचे ध्यान रखेंगे मरुस्थलों का निर्माण अधिक होता है। कर्क और मकर के बीच में मरुस्थलों का निर्माण कम होता है, क्योंकि यहाँ की जैव विविधता क्या होती है, अधिक होती है, और यहाँ वर्षा सर्वाधिक होती है, ठीक है। जो मैंने ये कॉन्सेप्ट क्लियर किया है कि इन तीन रेखाओं के बीच में वायुदाब कम होता है, तापमान अधिक होता है, वर्षा अधिक होती है, जैव विविधता अधिक होती है। ये चारों कॉन्सेप्ट कर्क रेखा से ऊपर और मकर रेखा के नीचे जब जाएंगे तो यही चारों कॉन्सेप्ट विपरीत हो जाएंगे, ठीक है। अब विपरीत कैसे, कर्क से ऊपर जाएंगे तो वर्षा वहाँ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यहाँ अधिक है तो वहाँ क्या हो जाएगी, कम। जैव विविधता अधिक है, वहाँ क्या हो जाएगी, कम। तापमान यहाँ क्या है, अधिक है तो वहाँ क्या हो जाएगा, कम, ठीक है। या मरुस्थल क्या है, कम, तो वहाँ क्या हो जाएंगे, अधिक हो जाएंगे। तो आप समझ पा रहे हैं कि सर बात ऐसी है कि मरुस्थलों का निर्माण कर्क रेखा से ऊपर और मकर रेखा के नीचे होता है। और एक बात ये ध्यान रखेंगे, लगभग मरुस्थलों का निर्माण महाद्वीपों के कौन से तटों पर हुआ है, पश्चिमी तटों पर हुआ है। तो आप इस बात को समझ पा रहे होंगे, उम्मीद करता हूँ आप इस बात को समझे होंगे कि महाद्वीपों का निर्माण पश्चिमी तटों पे होता है। मरुस्थलों का निर्माण महाद्वीपों के पश्चिमी तटों पे होता है, और कर्क के ऊपर और मकर रेखा के नीचे मरुस्थलों का निर्माण होता है। इसका कारण मैंने बता दिया है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे, ये कॉन्सेप्ट और परिभाषा का कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखेंगे, उम्मीद करता हूँ। अब आगे मरुस्थल में पॉइंटों की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए अगले वाले पॉइंट में हम बात करते हैं भाग, यानी हिस्सा किसका है। जो हम मरुस्थल पढ़ रहे हैं, ये थार का मरुस्थल जो हम पढ़ रहे हैं, ये हिस्सा किसका है। जो हम थार की जब बात कर रहे थे, थार मरुस्थल की बात चल रही है, ठीक है। भारत में तो मुख्य रूप से थार मरुस्थल है। तो भारत के संदर्भ में जब ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, राजस्थान के संदर्भ में पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब बात थार मरुस्थल की हो रही है। तो आप कंफ्यूज नहीं हो, ये बात किसकी हो रही है, थार मरुस्थल की। तो ये भाग और मैं हिस्से की अगर बात करूँ, हिस्सा
अब देखिए आप भाग और हिस्से की मैं बात करूं तो यहाँ से एक बात ध्यान रखेंगे, ये जो थार का मरुस्थल है किसका भाग है, ये किसका हिस्सा है। आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे कि थार का मरुस्थल किस मरुस्थल का भाग रहा होगा कालांतर में, तो देखिए आप ध्यान रखेंगे जो मैं थार के मरुस्थल की बात करूं ये किसका हिस्सा रहा है। देखिए विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल ये है, ये देखिए आप विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल ये है, अफ्रीका महाद्वीप के उत्तरी भाग में ये विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। इस मरुस्थल का नाम है सहारा। सहारा विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, सहारा मरुस्थल है। विश्व का सबसे गर्म मरुस्थल भी यही है और विश्व का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा मरुस्थल भी कौन सा है, सहारा मरुस्थल है। अफ्रीका महाद्वीप के ये कौन से भाग में, उत्तरी भाग में, अफ्रीका महाद्वीप के उत्तरी भाग में स्थित, ये ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। और यहीं पर विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी बहती है, यानी सहारा मरुस्थल की मुख्य नदी कौन सी है, नील नदी है। तो आप इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। अब मैं देखिए आप एक बात ध्यान रखें, ये भारत है, ये क्या है, भारत है, ठीक है, ये भारत है। और इसके संदर्भ में अगर मैं बात करूं तो आप देखिए भारत और पाकिस्तान की अगर बात करें, ये भारत और पाकिस्तान है, ठीक है। तो आप ध्यान से देखिए आप ये जो पूरा क्षेत्र है, देखिए आप ध्यान से, ये ध्यान से देखिए आप ये जो पूरा क्षेत्र है, ये देखिए आप, ये मतलब भारत और पाकिस्तान तक में सीमित कर दो, ये जो क्षेत्र है ये देखिए। ऐसा माना जाता है कि इस पूरे क्षेत्र में, देखिए आपके सामने, ऐसा माना जाता है कि इस पूरे क्षेत्र में जो विस्तार था वो सहारा मरुस्थल का था, ठीक है, सहारा मरुस्थल का था, ठीक है। फिर कालांतर में देखिए हुआ क्या, देखिए आप ध्यान से देखिए आप यहाँ से आप कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करेंगे तो मैं देखिए आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ। फिर देखिए आप ये फारस की खाड़ी है, ठीक है, फारस की खाड़ी है, ये कैस्पियन सागर है, ठीक है, ये आपका है, ये लाल सागर है, ठीक है, और ये अदम की खाड़ी है, और ये भूमध्य सागर है, ये भूमध्य सागर है, ये कैस्पियन सागर, फारस की खाड़ी, ये लाल सागर, और ये अदम की खाड़ी है, ठीक है, और ये सहारा मरुस्थल है। अब आप ध्यान से देखिए आप सहारा मरुस्थल मतलब भारत, पाकिस्तान और सऊदी अरब देशों में फैला हुआ था और यहाँ अफ्रीका तक था। अब कालांतर में हुआ क्या, जैसे जैसे यहाँ पर जलराशि देखिए आप सामने, देखिए आप लाल सागर भूमध्य सागर को जोड़ दिया गया, ठीक है। तो भूमध्य सागर को देखिए आप, ये भूमध्य सागर है, ध्यान से समझने की कोशिश करें, भूमध्य सागर, ठीक है। और ये क्या है, लाल सागर है, ये है लाल सागर, ठीक है, ये लाल सागर है। और अगर मैं इसकी बात करूं तो ये अदम की खाड़ी है, अदम की खाड़ी है। अब आप ध्यान से देखिए आप, अब आप ध्यान से देखेंगे तो ध्यान से देखने की पर एक आपको एक बात पता चलेगी, क्या देखेंगे, ध्यान से देखिए आप, ये देखिए आप कि भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ा गया है सवेज नहर के द्वारा, भूमध्य सागर को लाल सागर से सवेज नहर के द्वारा जोड़ा गया है। देखिए ये सवेज नहर है, यहाँ कौन सी नहर है, सवेज, ये सवेज नहर है, ठीक है। इन दोनों का कांटेक्ट कर दिया, भूमध्य सागर को लाल सागर से किसके द्वारा जोड़ा गया, सवेज नहर के द्वारा जोड़ा गया है। फिर भूमध्य सागर को लाल सागर को जोड़ने के बाद में लाल सागर को अदम की खाड़ी से जोड़ा गया, ये देखिए आप, ये जोड़ा गया, बाबुल मंडेल जल संधि है, बाब उल मंडेल, बाब उल मंडेल जल संधि है, जल संधि है, क्या है, जल संधि है, और ये भी क्या है, जल संधि है, ठीक है। और विश्व की सबसे लंबी जल संधि कौन सी है, सवेज नहर है, ठीक है, विश्व की सबसे लंबी जल संधि कौन सी, सवेज नहर। अब आप ध्यान से देखिए आप भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ा गया तो वो सवेज नहर के द्वारा, और फिर लाल सागर को अदम की खाड़ी के द्वारा जोड़ा गया बाबुल मंडेल के द्वारा। और विश्व की सबसे बड़ी जलसंधि कौन सी है, सवेज नहर। और बाबुल मंडेल जलसंधि को आंसुओं का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है, ठीक है। तो अब देखेंगे आप कि इन जल राशि को जोड़ने के कारण कालांतर में ये भाग है ना सहारा का मरुस्थल, ये केवल अफ्रीका महाद्वीप तक सीमित रह गया, ये अफ्रीका महाद्वीप तक सीमित रहा। और इसमें अगर बात करें उस और तो
मैं इस और बात करता हूँ तो देखिए आप, ये जो महाद्वीप ये जी ये रहा, ये सारा मरुस्थल रहा, ये सारा मरुस्थल, ठीक है। अब बाकी जो भाग बचा आपके सामने इधर वाला भाग, उसमें आप गौर से देखिए, उस भाग की ओर ध्यान से देखिए आप, तो मैं देखिए इस भाग की बात करता हूँ मैं। अब आप बात करेंगे, ये जो भाग है ये भाग अलग हो गया, ठीक है। ये भाग सारा मरुस्थल था और ये भाग अलग हो गया, तो इसमें छोटे छोटे मरुस्थल अलग अलग भागों में डिवाइड हो गए, ठीक है। अलग अलग देशों में अलग अलग स्थानीय भाषा में इनको अलग अलग नाम दिया गया। ये इसी का भाग था, ये भाग, ये दोनों भाग क्या हो गए, अलग हो गए। अब स्थानीय भाषा में इनके अलग अलग नाम हो गए, जैसे सऊदी अरब में अरब का मरुस्थल हो गया, सऊदी अरब में कौन सा मरुस्थल हो गया, अरब का मरुस्थल हो गया, बात समझो। कावीर मरुस्थल ईरान में हो गया, काराकोरम मरुस्थल हो गया, कावीर मरुस्थल हो गया, ठीक है। ऐसे ही भारत और पाकिस्तान में कौन सा हो गया, थार का मरुस्थल हो गया। इस प्रकार से ये विभाजन हो गया। तो आप बताएंगे थार का मरुस्थल, ये जो थार का मरुस्थल है किसका भाग है, तो आप बताएंगे ग्रेट पैलियो आर्कटिक, यानी सहारा मरुस्थल का पूर्वी भाग है। सहारा मरुस्थल का कौन सा भाग है, पूर्वी भाग है। ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। सहारा मरुस्थल का पूर्वी भाग, ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। कौन, थार का मरुस्थल है। इसका मैंने कारण बता दिया। देखिए भूमध्य सागर, लाल सागर, अदम की खाड़ी जोड़ दी गई जलसंधियों के द्वारा, और ये पार्ट अलग हो गए, और फिर धीरे धीरे इन स्थानीय भागों में इन क्षेत्रों को अलग अलग मरुस्थलों को अलग अलग नाम से जाना जाएगा, ठीक है। तो आप एक बात ध्यान रखेंगे, इन मरुस्थलों को देखिए आप, लीबिया, आप एक बात ध्यान रखेंगे, यहाँ से एक बात ध्यान रखेंगे, क्या ध्यान रखेंगे, लीबिया और मिस्र में इन मरुस्थलों को लीबिया देश और मिस्र देश में सिटिर के नाम से जाना जाता है। लीबिया और मिस्र देश में, यानी अफ्रीका के उत्तरी भाग में जो देश हैं, उनमें इन मरुस्थल को किसके नाम से जानते हैं, सिटिर के नाम से जाना जाता है। और मैं बात करूं सऊदी अरब में, बात करूं मैं, ये अरब देश हैं, सऊदी अरब में बात करूं मैं, सऊदी अरब मरुस्थल में, इसी मरुस्थल को क्या कहते हैं, कबीर के नाम से जाना जाता है, यानी कबीर के नाम से जाना जाता है। सऊदी अरब में इन मरुस्थलों को, देखिए इन खाड़ी देशों में इन मरुस्थलों को क्या कहते हैं, कबीर के नाम से जाना जाता है। यानी सारा मरुस्थल के विस्तार को ध्यान से समझिए आप, सारा मरुस्थल के विस्तार को उस खाड़ी देशों में कबीर के नाम से जाना जाता है, और सारा मरुस्थल के विस्तार को लीबिया और मिस्र देश में सिटिर के नाम से जाना जाता है। आप समझ पा रहे हैं इस बात को, ठीक है। तो आप इतना ध्यान रखें, मेरा इस समझाने का मकसद क्या था, इतना कॉन्सेप्ट ध्यान रखें कि थार का मरुस्थल किसका भाग है, सहारा मरुस्थल का पूर्वी भाग है। एक बात तो ये ध्यान रखना है। दूसरी बात ये ध्यान रखना है कि सर ये अलग कैसे हुए, तो मैंने बताया भूमध्य सागर, लाल सागर और अदम की खाड़ी ये अलग हो गए, ये भाग अलग हो गया। दूसरी बात ये ध्यान रखनी है। तीसरी बात ये ध्यान रखनी है कि इस सारा मरुस्थल के विस्तार को मिस्र और लीबिया में क्या कहते हैं, सिटिर, ठीक है। चौथी बात आपको ध्यान रखनी है कि सारा मरुस्थल के विस्तार को सऊदी अरब में क्या कहते हैं, कबीर के नाम से जानते हैं। ये बात आप ध्यान रखेंगे। और सारा मरुस्थल किसका भाग है, थार का मरुस्थल किसका भाग है, सारा मरुस्थल का पूर्वी भाग है, जो वर्तमान में भारत और पाकिस्तान में फैला हुआ है। इतनी बात आप ध्यान रखेंगे थार के मरुस्थल के बारे में। अब मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आगे क्लियर करता हूँ। देखिए आप ध्यान से देखिए, आप यहाँ से मैंने क्या बात की, एक बार आप कॉन्सेप्ट को ध्यान रखेंगे। मैंने एक तो बात क्या की, यहाँ से देखिए आप, एक बात तो मैंने ये की सहारा मरुस्थल की। सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल है और विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। और मैं मोस्ट बता देता हूँ, एक सऊदी अरब में आप अरब मरुस्थल का ध्यान रखेंगे, अरब मरुस्थल, एक आप ध्यान रखेंगे अरब मरुस्थल का, ठीक है। एक अरब मरुस्थल का ध्यान रखेंगे, एक आप ध्यान रखेंगे कावीर मरुस्थल का, कावीर मरुस्थल का ध्यान रखेंगे। मैं बता देता हूँ यहाँ से क्वेश्चन कैसे आते हैं, ठीक है। कावीर मरुस्थल का ध्यान रखेंगे। और आप एक ध्यान रखेंगे थार मरुस्थल का, ठीक है। कौन से मरुस्थल का, थार मरुस्थल का ध्यान रखेंगे। और चीन और मंगोलिया की मैं अगर बात करूँ, यहाँ पर चीन और मंगोलिया में एक मरुस्थल आप ध्यान रखेंगे,
उस मरुस्थल का नाम क्या है, ये आप ध्यान रखेंगे, गोबी का मरुस्थल है। कौन सा मरुस्थल है, गोबी के मरुस्थल के बारे में आप ध्यान रखेंगे। और एक इसी के पास में ऊपर भाग में एक ध्यान रखेंगे, तकला माकन, ये भी पूछा जाता है, तो आप ध्यान रखेंगे तकला माकन, तकला माकन मरुस्थल के बारे में ध्यान रखेंगे। और ये साइबेरियन वाला ये क्षेत्र है रूस में, ये आप ध्यान रखेंगे, साइबेरियन मरुस्थल की बात करें, इसके बारे में आप थोड़ा सा क्या ध्यान रखेंगे मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या कॉन्सेप्ट करने, देखिए आप क्या कॉन्सेप्ट क्लियर करने वो देखिए आप, ठीक है। इसके बाद में थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे, कालाहारी मरुस्थल की बात करें तो ये ध्यान रखेंगे, मैं बता देता हूँ आपको कालाहारी, ठीक है, कौन कौन से। ऑस्ट्रेलिया में आप ध्यान रखेंगे गेबन मरुस्थल, विक्टोरिया मरुस्थल, ठीक है, विक्टोरिया मरुस्थल के बारे में आप ध्यान रखेंगे। तो अब ध्यान क्या रखना है, यहाँ से क्वेश्चन क्या बनते हैं, मैं उन क्वेश्चनों की बात भी करूँगा, ठीक है। और अब उत्तरी अमेरिका में आप ध्यान रखेंगे सोनारल, यानी उत्तरी अमेरिका के दक्षिण भाग में, ठीक है, पनामा देश के पास में उत्तरी अमेरिका, ठीक है। आप ध्यान रखें सोनारल मरुस्थल, ठीक है। आप यहाँ चिली वाली सीमा पे यह ध्यान रखेंगे अट्टाकामा मरुस्थल। अब देखिए, अब मैं यहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ आपको, ठीक है। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या बनाने हैं आपको ये ध्यान रखना है। देखिए, विश्व का सबसे बड़ा पूछे तो सहारा मरुस्थल है, और विश्व का सबसे गर्म और सबसे बड़ा पूछे तो सहारा मरुस्थल है। विश्व का सबसे बड़ा और विश्व का सबसे गर्म पूछे तो आप बताएंगे सर सहारा मरुस्थल है, सहारा मरुस्थल है, और अफ्रीका महाद्वीप के उत्तरी भाग में स्थित है। इतनी बात आपको ध्यान रखनी। इसकी मुख्य नदी कौन सी है, नील नदी है, किसकी, सहारा मरुस्थल की, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। अब मैं बात करता हूँ दूसरे पॉइंट की ओर। विश्व का सबसे ठंडा मरुस्थल की बात करूँ मैं, ठंडे मरुस्थल की मैं बात करूँ, ठंडा मरुस्थल, तो आप साइबेरियन बताएंगे। विश्व का सबसे ठंडा मरुस्थल कौन सा है, तो साइबेरियन बताएंगे, साइबेरियन। विश्व का सबसे ठंडा मरुस्थल साइबेरियन, मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, आप ध्यान से समझते रहिए, ठीक है, इस बात को, ठीक है। फिर देखिए, कालाहारी मरुस्थल की बात करूँ मैं, तो कालाहारी मरुस्थल की यहाँ बात करें तो यहाँ से क्वेश्चन क्या आता है, कालाहारी मरुस्थल कहाँ स्थित है, दक्षिणी अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिण भाग में, नामीबिया देश, बोत्सवाना और अफ्रीका महाद्वीप और अफ्रीका देश, नामीबिया, बोत्सवाना, ठीक है, नामीबिया, बोत्सवाना और अफ्रीका देश में कालाहारी मरुस्थल फैला हुआ है। कालाहारी मरुस्थल का इतना ध्यान रखेंगे, ये शुतुरमुर्ग के लिए शुतुरमुर्ग पक्षी के लिए प्रसिद्ध है। विश्व में शुतुरमुर्ग पक्षी के लिए कौन सा मरुस्थल प्रसिद्ध है, तो आप बताएंगे कालाहारी मरुस्थल, ठीक है, इतना ध्यान रखेंगे। चौथी बात मैं यहाँ से कॉन्सेप्ट कर लूँ तो देखिए आप, कालाहारी होगी, सहारा हो गया, अट्टाकामा की मैं बात कर लूँ तो अट्टाकामा मरुस्थल से क्वेश्चन ये आता है, विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल कौन सा है, तो अट्टाकामा मरुस्थल है। विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल कौन सा है, वो अट्टाकामा है। तो यहाँ से जो क्वेश्चन आएगा वो शुष्क का आएगा, तो आप ध्यान रखेंगे। उम्मीद करता हूँ आप समझ पा रहे होंगे इस बात को। तो आप ध्यान रखेंगे, विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल कौन सा है, अट्टाकामा है। और विश्व का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है, तो वो अट्टाकामा मरुस्थल में ही चिली है, और चिली देश में अरिका है, ठीक है, अरिका है। और ये अट्टाकामा मरुस्थल कौन से देश में है, चिली देश में स्थित है। कौन से देश में, चिली में स्थित है, चिली देश में स्थित है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। मैं देशों की बात भी कर रहा हूँ, उनकी विशेषताओं की बात भी कर रहा हूँ। आगे बात मैं करूँ, देखिए आप और बात करूँ तो अरब मरुस्थल की आप कैसे ध्यान रखेंगे, सर अरब मरुस्थल से क्या क्वेश्चन आएगा, तो अरब मरुस्थल का इतना ध्यान रखना, एशिया का बड़ा मरुस्थल यही है। देखिए आप ध्यान रखेंगे, एशिया का बड़ा मरुस्थल है। एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, अरब का मरुस्थल है, ठीक है। पहले कौन सा था, गोबी का था, लेकिन गोबी का वर्तमान में कौन सा है, सऊदी अरब का मरुस्थल है, ठीक है। अरब का मरुस्थल एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। फिर बात करता हूँ मैं और आगे कि सर अरब का हो गया, गोबी
गोबी का मरुस्थल कहाँ स्थित है? मंगोलिया में स्थित है। गोबी का मरुस्थल कहाँ है? मंगोलिया में। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ चीन और मंगोलिया में, चीन और मंगोलिया में। गोबी का मरुस्थल चीन और मंगोलिया देश में स्थित है, इतना आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तकलामाकन के बारे में इतना ध्यान रखेंगे, ये क्या है? शीतोष्ण मरुस्थल है। ये भी एक कैसा मरुस्थल है? शीतोष्ण मरुस्थल है। तकलामाकन भी शीतोष्ण है, ठंडा मरुस्थल है। साइबेरियन विश्व का सबसे ठंडा हो गया, ठीक है। अट्टाकामा की मैंने बात कर ली। सोनारन मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो सोनारन मरुस्थल आप ध्यान रखेंगे, ये अमेरिका यानी यूएसए प्लस यूएसए के नीचे आप ध्यान रखेंगे, यूएसए के मतलब दक्षिणी भाग से आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। और दक्षिण भाग से लेकर मैक्सिको की खाड़ी और मैक्सिको देश तक, ये देखिए आप यहाँ तक स्थित है, यूएसए प्लस मैक्सिको। मैक्सिको विश्व में सबसे ज़्यादा चांदी उत्पादन करने वाला देश है मैक्सिको। और यहीं पर कौन सी खाड़ी है? मैक्सिको की खाड़ी। और ये मैक्सिको की खाड़ी विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी है। ये राजस्थान पुलिस में पूछा भी गया है, ठीक है। तो विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? मैक्सिको खाड़ी है। और ये जो खाड़ी है ये हडसन की खाड़ी है। ये विश्व की सबसे बड़ी तटवर्ती खाड़ी है। तटवर्ती का मतलब सीमा ज़्यादा लगाती है, तटीय सीमा ज़्यादा लगाती है। विश्व की सबसे बड़ी तटवर्ती खाड़ी कौन सी है? तब बताएंगे हडसन की खाड़ी है। विश्व की सबसे बड़ी तटवर्ती खाड़ी कौन सी है? हडसन। ये हडसन की खाड़ी उत्तरी अमेरिका में ही है, ठीक है। और ये कौन सी है? मैक्सिको की खाड़ी। विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? मैक्सिको। तो आप ध्यान रखेंगे मैक्सिको ये विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी है। तो ऐसे आप कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, ये मरुस्थल है, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? विक्टोरिया है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? विक्टोरिया है, ठीक है। और थार मरुस्थल जो भारत और पाकिस्तान में फैला हुआ है, इसकी बात तो हम करने ही वाले हैं, क्योंकि यही पॉइंट चल रहा है थार मरुस्थल। इसके तो हम गहन अध्ययन करेंगे थार मरुस्थल का। ये विश्व का मरुस्थलों में 17वां सबसे बड़ा मरुस्थल है। विश्व का 17वां सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? थार का मरुस्थल है। इसकी बात तो हम करने ही वाले हैं। ऐसा कौन सा महाद्वीप है जहाँ पर मरुस्थल नहीं है? तो ये बात भी आप ध्यान रखेंगे, यूरोप महाद्वीप ऐसा महाद्वीप है जहाँ पर कोई मरुस्थल नहीं है। बात समझ पा रहे हैं? जहाँ पर कोई मरुस्थल नहीं है वो कौन सा मरुस्थल है, कौन सा महाद्वीप है? यूरोप महाद्वीप में कोई मरुस्थल नहीं है। ये कितने महाद्वीप हैं आप देखिए, आप टोटल 7 महाद्वीप हैं। एक महाद्वीप की खोज और कर ली गई है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के उत्तरी पूर्वी भाग में देखिए, न्यूजीलैंड से लेकर ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के पूर्वी भाग में, ये देखिए आप, न्यूजीलैंड देश इसी का भाग है। इसका नाम है जीलैंडिया। ये 8वां जो महाद्वीप है उसका नाम क्या है? जीलैंडिया। ये आप ध्यान रखेंगे, जीलैंडिया महाद्वीप है, ठीक है। ये जीलैंडिया महाद्वीप है, 94% है, 94% जलमग्न है। और 6% इसका भूभाग दिखाई देता है, 6% इसका भूभाग दिखाई देता है। और 94% ये क्या है? जलमग्न है। हमने पिछली क्लास में मैंने एक बात थोड़ी मिस्टेक कर दी थी। क्या मिस्टेक की थी? मैंने ये 6 बताया था और यहाँ 96। तो 96 और 6 तो कितना होता है? 102 होता है। मैंने गलती से वहाँ 96 को लिखा था, तो आप ध्यान रखिए कि 94 है, ठीक है। और ये तो सही है, वहाँ यहाँ 96 लिख दिया, यहाँ 6 दोनों ज़्यादा कर दिया, 100% से ज़्यादा। तो आप ध्यान रखेंगे भूभाग कितना दिखाई देता है? 6%। ये जलमग्न कितना है? 94%। कौन सा महाद्वीप है? जीलैंडिया। कौन से नंबर का? 8वें नंबर का। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। तो इतनी बात आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करनी है। और ये मरुस्थल का तीसरा पॉइंट था, जैसे हम हिस्से की बात कर रहे थे, भाग की। तो अब आगे चलें, तो देखिए हम आगे चलते हैं मरुस्थल के पॉइंट में। ये चौथा पॉइंट है, विस्तार की बात करेंगे। देखिए अब थार के मरुस्थल के विस्तार की हम बात करेंगे डिटेल से। तो आप ध्यान से देखिए, आप थार के मरुस्थल के विस्तार से बात करेंगे। कौन से मरुस्थल की बात करें हम? थार मरुस्थल की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये स्पेशल हम थार मरुस्थल ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो थार मरुस्थल के विस्तार की जब बात करें तो आप देखेंगे सर ये भारत और पाकिस्तान में स्थित है। तो भारत और पाकिस्तान में जब मैं विस्तार की बात करूं तो आप ध्यान से देखिए, ये देखिए, ध्यान से देखिए आप, ये देखिए आप, पंजाब से राजस्थान, ये जो भाग है, ये भाग है। अब आप देखिए मैंने भारत से बाहर भी इसको
अंडरलाइन किया है। तो आप ध्यान से देखिए, ये जो भारत से बाहर मैंने जो अंडरलाइन किया है, इसका ये तो है पाकिस्तान में स्थित है। कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में स्थित है। आज समझ में। और ये भारत में तो है ही है, भारत में, पाकिस्तान में। तो आप बताएंगे सर भारत में है, ये लगभग 80 से 85% भारत में, लगभग 80 से 85% भारत में, और 15 से 20% लगभग ये कहाँ है? पाकिस्तान में। एक बात तो ये ध्यान रखें, कितने देशों में? 2 देशों में। हाँ, पाकिस्तान में इसे क्या कहते हैं? देखिए आप पाकिस्तान, एक बात ध्यान रखेंगे, पाकिस्तान में से किस नाम से जाना जाता है? तो ये ध्यान रखेंगे सर, पाकिस्तान में से चोलिस्तान के नाम से जाना जाता है। पाकिस्तान में से चोलिस्तान के नाम से जाना जाता है। ठीक है, पाकिस्तान में से चोलिस्तान के नाम से जाना जाता है। और पाकिस्तान के कितने प्रांतों में, ये बात भी यहाँ से आप कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे सर। पाकिस्तान के 2 प्रांतों में, पाकिस्तान के 2 प्रांत है सर। 2 प्रांत कौन कौन से हैं? तो आप ध्यान रखेंगे, एक तो ये सिंध प्रांत में, एक तो ये सिंध प्रांत में स्थित है, और एक पंजाब प्रांत में स्थित है। कौन से प्रांत में? पंजाब प्रांत में। एक तो सिंध प्रांत में स्थित है और एक पंजाब प्रांत में स्थित है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो इनमें आपको एक बात ध्यान रखनी है, पंजाब प्रांत ऊपर वाली, ये पंजाब प्रांत है, पंजाब प्रांत है। हम भारत में जो प्रांतों को हम राज्य कहते हैं, ठीक है, और पाकिस्तान में ये प्रांत के नाम से जाने जाते हैं। तो पंजाब प्रांत की अगर जो मैं बात करूँगा, तो यहाँ से आपको इतना ध्यान रखना है कि सर्वाधिक अगर पाकिस्तान में देखें वो पंजाब प्रांत में है। और जो बाकी जो भाग बच गया वो कौन से प्रांत का है? सिंध प्रांत का है। ठीक है, सिंध प्रांत का है। और सिंध प्रांत में अगर मैं इसके विस्तार की बात करूं तो पंजाब प्रांत से क्या है? कम है। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे कि पाकिस्तान में कौन से प्रांत में ज़्यादा है? तो आप बताएंगे सिंध, पंजाब प्रांत में ज़्यादा है और सिंध प्रांत में कम है। और पाकिस्तान में 15 से 20% है, जहाँ हम चोलिस्तान के नाम से जाना जाता है। और सबसे ज़्यादा कहाँ है? भारत में स्थित है। तो भारत में इसे किस नाम से जानते हैं? तो आप बताएंगे सर इसमें भारत में इसे चोलिस्तान के नाम से जानते हैं। भारत में इसे क्या कहते हैं? सॉरी, भारत में इसे क्या कहते हैं? थार का मरुस्थल। भारत में से थार के मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, भारत में से थार के मरुस्थल के नाम से जानते हैं। भारत के कितने प्रांतों में स्थित है? ये बात आप कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। देखिए आप, भारतीय कितने प्रांतों में? ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे पंजाब प्रांत में, एक हरियाणा में, एक हरियाणा में, एक राजस्थान में, सर्वाधिक राजस्थान में है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। सबसे ज़्यादा कहाँ है? राजस्थान में। सबसे ज़्यादा राजस्थान में, फिर गुजरात में, फिर हरियाणा, फिर पंजाब। लेकिन आपको इतना ध्यान रखना कि ये सबसे ज़्यादा कहाँ है। ठीक है, तो कहाँ है? राजस्थान में। और मैं बात करूँ यहाँ पर गुजरात में, गुजरात में। इतना आप ध्यान रखेंगे कि भारत के कितने राज्यों में है? 4 राज्यों में। सबसे ज़्यादा कहाँ स्थित है? तो आप बताएंगे सर ये राजस्थान में स्थित है। और भारत के 4 राज्यों में विस्तारित है। लेकिन यहाँ से आप एक बात ध्यान रखेंगे कि भारत के ऐसे कितने राज्य हैं जिनमें मरुस्थल है और वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है और उनमें मरुस्थल है, तो ऐसे कितने राज्य हैं? तो आप ध्यान से देखिए, ऐसे कितने राज्य हैं अंतर्राष्ट्रीय रेखा पर स्थित? एक तो पंजाब है, ध्यान से देखिए, हरियाणा नहीं है, और एक कौन है? राजस्थान है, और एक कौन सा है? गुजरात है। ऐसे कितने राज्य हैं भारत के जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा पर स्थित है और उनमें मरुस्थल फैला हुआ है? तो आप बताएंगे सर पंजाब है, राजस्थान है और गुजरात है। कितने? 3। जबकि मरुस्थल का विस्तार कितने राज्यों में? 4। पंजाब ऐसा राज्य है जिसमें मरुस्थल का विस्तार है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सीमा नहीं लगाता है। ये आप ध्यान रखेंगे। जबकि पाकिस्तान के पंजाब प्रांत और सिंध प्रांत दोनों ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सीमा लगाते हैं दोनों ही। कौन कौन से? पाकिस्तान और देखिए अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेड क्लब रेखा की बात कर रहा हूँ मैं, रेड क्लब रेखा की मैं बात कर रहा हूँ। ये देखिए आप, इस रेड क्लब रेखा से पंजाब प्रांत और सिंध प्रांत दोनों सीमा लगाते हैं। तो आप ध्यान रखेंगे इस बात को। ठीक है, अब आगे चलें। तो ये विस्तार था। अब बताएंगे कि भारत और पाकिस्तान में कितना % है, कितना ज़्यादा है।
तो आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो आगे वाली बात में आगे करूं तो देखिए आप पॉइंटों में आगे चलें तो थार के मरुस्थल का महत्व हम देखें तो क्या महत्व है थार के मरुस्थल का। तो अब देखिए थार के मरुस्थल का क्या महत्व है, थार के मरुस्थल का क्या महत्व है ये हम देखेंगे ध्यान से। तो ध्यान से आप देखिए थार के मरुस्थल का क्या महत्व है। तो आप बताएंगे सर थार के मरुस्थल, पहली बात में अगर कॉन्सेप्ट को क्लियर करूं तो आप ध्यान रखेंगे कि सर थार का मरुस्थल भारतीय उपमहाद्वीप में ऋतु चक्कर को नियमित करता है, ये निर्गमन करता है, ठीक है, नियमित करता है, ठीक है। भारतीय उपमहाद्वीप में ऋतु चक्र को, और भारतीय उपमहाद्वीप में ये वायुदाब का केंद्र बनाता है, वायुदाब का केंद्र बनाता है, ठीक है, वायुदाब का केंद्र बनाता है, ठीक है। इतना ध्यान रखेंगे। इसके बाद में आप ध्यान रखेंगे इस क्या महत्व है, ठीक है। विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता वाला मरुस्थल है, विश्व में एक तो सबसे नवीन है, विश्व में सबसे नवीन है, तो आप ये भी कह सकते हैं सर ये युवा मरुस्थल है। अगर विश्व में सबसे नवीन है तो इसको ये कह सकते हैं कि विश्व का सबसे युवा मरुस्थल है। और विश्व में सबसे ज़्यादा जैव विविधता, विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता वाला मरुस्थल है, विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता वाला मरुस्थल है, विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता वाला मरुस्थल यही है, सर्वाधिक, आप ध्यान रखेंगे। और विश्व में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला मरुस्थल भी यही है, विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है, विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला मरुस्थल कौन सा है, तो यही थार का मरुस्थल है, जनसंख्या घनत्व है, जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक किसका है, थार का मरुस्थल का। विश्व में सबसे ज़्यादा जनसंख्या, सर्वाधिक जैव विविधता वाला मरुस्थल है, ठीक है। और ये बात आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद में आप थोड़ा सा और ध्यान रखेंगे, इस मरुस्थल के बाद में सर्वाधिक बालू का स्तूप इसी में बनते हैं, सर्वाधिक बालू का स्तूप बनते हैं, सर्वाधिक बालू का स्तूप बनते हैं। और भारतीय उपमहाद्वीप की बात करूं मैं तो भारतीय उपमहाद्वीप में ये क्या करता है, देखिए आप ध्यान रखेंगे, भारतीय उपमहाद्वीप में ये वर्षा करवाने में सहायक है, भारतीय उपमहाद्वीप में वर्षा करवाने में क्या है, सहायक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे, वर्षा करवाने में सहायक है। मिट्टी अपरदन से ये लोहेस के मैदानों का निर्माण करता है, लोहेस के मैदानों का क्या करता है, निर्माण करता है, मिट्टी का अपरदन करता है और लोहेस के मैदानों का निर्माण करता है, ठीक है। इतनी बात आप ध्यान रखेंगे। सर ये भारतीय उपमहाद्वीप में ऋतु चक्र का निर्माण करता है, वायुदाब का केंद्र बनाता है, ठीक है, विश्व का सबसे नवीन युवा मरुस्थल है, ठीक है, जैव विविधता विश्व में सबसे ज़्यादा इसी मरुस्थल में, ठीक है, विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला मरुस्थल है, विश्व में सबसे ज़्यादा बालू का स्तूप बनाता है, ठीक है, भारतीय उपमहाद्वीप में यह वर्षा करवाने में सहायक है और ये लोहेस के मैदानों का क्या करता है, निर्माण करता है, ठीक है। इतनी बात आप ध्यान रखेंगे। और ये विश्व का, तो ये बात मैंने बता भी दी, विश्व का 17वां सबसे बड़ा मरुस्थल है, विश्व का 17वां सबसे बड़ा मरुस्थल है, ठीक है, विश्व का 17वां सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा, थार का मरुस्थल है। तो ये इसके इम्पोर्टेंस आप ध्यान रखेंगे, ये क्यों महत्वपूर्ण है, ठीक है, ये महत्वपूर्ण क्यों है, ये बात आप यहाँ से ध्यान रखेंगे। अरब सागर के मानसून से वर्षा नहीं होती है, वो भी कारण क्या है मैं आगे बताऊंगा, उस बात को अगले वाले पॉइंट में क्लियर करेंगे। तो इतने पॉइंट तो आप इसमें ध्यान रखें कि मरुस्थल का महत्व क्या है। तो यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं,
तो आप ध्यान रखेंगे जैव विविधता का क्वेश्चन आप ध्यान रखेंगे। विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता वैसे ब्राज़ील देश की है, और जैव विविधता दिवस कब बनाते हैं? 22 मई को बनाते हैं। ठीक है, 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाते हैं। विश्व में सबसे ज़्यादा जैव विविधता किसकी है? तो आप बताएंगे ब्राज़ील देश की है, और ब्राज़ील के बाद में नंबर आता है किसका? भारत का। ठीक है, जैसे राजस्थान में ब्राज़ील के लिए राजस्थान में जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध, अगर मैं किसी अभ्यारण्य की बात करूँ तो वो कौन सा है? सीता माता अभ्यारण्य है। और जैव विविधता सर्वाधिक वाले मरुस्थल की बात करूँ तो वो कौन सा है? थार का मरुस्थल है। सबसे कम जैव विविधता किसमें है? तो आप बताएंगे सहारा मरुस्थल की, जो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है और विश्व का सबसे गर्म भी है, लेकिन वहाँ की जैव विविधता क्या है? कम है। बात समझ पा रहे हैं? तो इतना इंपोर्टेंस आप ध्यान रखेंगे कि थार का मरुस्थल का क्या इंपोर्टेंस है आपके सामने। ये इंपोर्टेंस है कि क्या क्या महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, ये जो आपके सामने पॉइंट लिखे हुए हैं। तो थार के मरुस्थल में 5 पॉइंट हमने क्लियर किए हैं। अगले पॉइंट की ओर चले हैं तो देखिए, अब अगले पॉइंट की ओर में जब चले हैं तो देखिए, अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। ये देखिए, आप थार के मरुस्थल की उत्पत्ति की मैं बात करूं तो देखिए, आप उत्पत्ति की बात करेंगे तो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन क्या आते हैं। देखिए, पहली बात तो आप ध्यान रखेंगे कि थार के मरुस्थल की उत्पत्ति का पहला क्वेश्चन ये आता है कि कौन से काल में हुई है। बात समझ पा रहे हैं? कौन से काल में हुई है। अगर काल का ऑप्शन ही नहीं है तो हम महाकल्प की बात कर रहे हैं। ये काल और महाकल्प मैंने पिछली क्लासों में समझा दिया है विस्तार से, तो आप ध्यान से देखेंगे और उम्मीद करता हूँ आपने देख लिया होगा। तो देखिए, आप मरुस्थल की मैं बात करूँ, उत्पत्ति की काल की अगर मैं बात करूँ कि कौन से काल में मरुस्थल की उत्पत्ति हुई है, तो यहाँ देखिए, आप प्रारंभ की बात करें तो प्लेस्टोसिन काल में यहां तो क्या हो गई थी? प्रारंभ हो गई थी। थार के मरुस्थल की प्रारंभिक व्यवस्था, प्रारंभिक स्थिति कौन से काल में प्रारंभ हुई थी? तो आप बताएंगे प्लेस्टोसिन काल में ये बनना प्रारंभ हो गया था। बनना क्या हो गया था? प्रारंभ हो गया था। थार का मरुस्थल बनना कब प्रारंभ हो गया था? प्लेस्टोसिन काल में हो गया था। ठीक है, एक बात ध्यान रखेंगे, और ये कब बन गया था पूर्ण रूप से? तो देखिए, काल की बात कर रहा हूं मैं, कौन से काल में पूर्ण रूप से बन गया था? तो आप ध्यान रखेंगे होलोसिन। होलोसिन होलोसिन काल में ये पूर्ण रूप से बन गया था, पूर्ण रूप से बन जाता है। तो आप ध्यान रखेंगे कि थार के मरुस्थल की उत्पत्ति कौन से काल में प्रारंभ हो गई थी? तो आप बताएंगे प्लेस्टोसिन काल। अगर मैं बात करूं कि ये पूर्ण रूप से कब बन गया था, तो आप बताएंगे सर ये पूर्ण रूप से होलोसिन काल में बन गया था। तो इसकी उत्पत्ति ऐसे हुई है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा ध्यान ये रखेंगे कि उत्पत्ति के संदर्भ में अगर मैं और बात करूं तो आप ये ध्यान रखेंगे काल के अलावा, देखिए ये तो काल की बात हो रही है, अगर ये दोनों ही काल, ध्यान से देखिए, ये दोनों ही काल कौन से महाकल्प में आते हैं? तो आप ध्यान रखेंगे ये दोनों ही काल, मैं बता देता हूँ आपको, ये दोनों ही काल कौन से महाकल्प में आते हैं? तो आप ध्यान रखेंगे ये दोनों काल कौन से महाकल्प के भाग हैं? तो ये आप ध्यान रखेंगे नियोजोइक महाकल्प के, नियोजोइक महाकल्प के। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। अगर नियोजोइक ऑप्शन में नहीं है तो आप ध्यान रखेंगे नूतन महाकल्प। नियोजोइक महाकल्प या नूतन महाकल्प में ये दोनों काल आते हैं, प्लेस्टोसिन काल और होलोसिन काल। तो ये दोनों ही काल नियोजोइक महाकल्प के हैं। समझ पा रहे हैं आप? तो कैसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, मरुस्थल की उत्पत्ति कौन से महाकल्प में हुई है? तो कल महाकल्प पूछ रहे तो होलोसिन या नूतन ध्यान रखेंगे, और काल पूछे तो वो दोनों काल हैं। ठीक है, और यहाँ से आप ये ध्यान रखेंगे, एक बात और ध्यान रखेंगे, अगर मैं मरुस्थल की और बात करूं तो ध्यान रखेंगे मरुस्थल में बालूका स्तूपों की मैं बात करूं, मरुस्थल में बालूका स्तूपों का निर्माण कौन से काल में हुआ? निर्माण, तो आप ध्यान रखेंगे होलोसिन काल में। बालूका स्तूपों का निर्माण होलोसिन काल में हुआ, जबकि मरुस्थल का
उत्पत्ति प्रारंभ होगी थी प्लेस्टोसीन काल में, ये आप ध्यान रखेंगे। बालू का स्तूप वाला भी ध्यान रखेंगे। कौन से काल में? होलोसीन। और वर्तमान की अगर मैं बात करूं, वर्तमान काल कौन सा चल रहा है, तो ये भी आप बताएंगे सर होलोसीन ही चल रहा है। कौन सा चल रहा है? होलोसीन चल रहा है। वर्तमान में भी कौन सा काल चल रहा है? होलोसीन काल ही चल रहा है। तो ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इतनी बात उत्पत्ति से संबंधित ध्यान रखेंगे। और इसकी उत्पत्ति में अगर मैं और कॉन्सेप्ट की बात करूं तो आप बताएंगे कि सर उत्पत्ति में एक बात और ध्यान रखेंगे, टेथिस सागर। टेथिस सागर के सिकुड़ने से, टेथिस सागर के सिकुड़ने से मरुस्थल की उत्पत्ति हुई है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। टेथिस सागर के सिकुड़ने से मरुस्थल की उत्पत्ति हुई है, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसके अलावा मैंने बता दिया कौन से काल में इसकी उत्पत्ति हुई, काल मैंने बता दिया, आप काल ध्यान रखेंगे, काल मैंने बता दिया। आप महाकल्प ध्यान रखेंगे, महाकल्प मैंने बता दिया, ठीक है। महाकल्प की बात मैंने बता दी, महाकल्प ध्यान रखेंगे। काल मैंने दो बताए, ये दोनों ध्यान रखेंगे काल। और वैसे पूछे तो टेथिस सागर के सिकुड़ने से किसकी उत्पत्ति हुई है, तो ये आप ध्यान रखेंगे मरुस्थल की उत्पत्ति टेथिस सागर के सिकुड़ने से हुई है। ये बात भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। इतनी बात आप ध्यान रखेंगे बस। और इसमें अगर और क्वेश्चन पूछ ले तो आप ध्यान रखेंगे बालू का स्तूपों का ध्यान रखेंगे। बालू का स्तूपों का आप ध्यान रखेंगे कि ये कौन से काल में बनना प्रारंभ हुई थी। और मैं थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं तो आप ध्यान रखेंगे मैदानी भाग के खादर भाग, मैदानी भाग का खादर का मतलब था नवीन जलोढ़ मिट्टी, नवीन जलोढ़। तो नवीन जलोढ़ मिट्टी का निर्माण भी इसी काल में हुआ है। कौन से काल में? इसी आपके काल में, होलोसीन काल में। कौन से काल में हुई था? होलोसीन काल में। होलोसीन के बारे में मैंने 3 बातें बता दी, आप ध्यान रखेंगे कि होलोसीन काल में ही खादर, यानी खादर का मतलब नवीन जलोढ़ मिट्टी का निर्माण हुआ है, ठीक है। और इसी होलोसीन काल में बालू का स्तूप का निर्माण हुआ है, ठीक है। और इसी होलोसीन काल जो बताया मैंने कि वर्तमान में यही चल रहे हैं। तो आप ध्यान रखेंगे मरुस्थल में हमने कितने पॉइंट क्लियर कर लिए? 6 पॉइंट हमने क्लियर किए हैं, ठीक है। इसे आगे वाले पॉइंट हम आगे वाली क्लास में स्टार्ट करेंगे।